हेलो दोस्तों, हम बात कर रहे थे जनरल साइंस केमिस्ट्री की जो रीट में और पटवारी में आती है। मोस्टली रीट का सिलेबस हम कवर करने की कोशिश कर रहे थे जो केमिस्ट्री से संबंधित है, जिसमें हम मैटर के बारे में पढ़ चुके थे, अणु और परमाणु एटम एंड मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ चुके थे। अणु के हमने मूलभूत गुण पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनकी खोज और वो कैसे होते हैं। आज हम पढ़ते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, अणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, अणु की संरचना। तो अणु के बारे में आपको मैंने परमाणु की संरचना है ना, परमाणु की ये मैंने बता दिया था, सबसे छोटा पार्ट जो स्वतंत्र रूप से विद्यमान नहीं होता और जिससे मिलकर अणु बनते हैं उसे परमाणु बोलते हैं। परमाणु की खोज किसने की थी? खोज आपकी की थी डाल्टन ने, खोज की थी डाल्टन ने। डाल्टन ने सबसे पहले बताया कि प्रत्येक अणु, प्रत्येक कण कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। प्रत्येक पदार्थ सब कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और उस सूक्ष्मतम कण को द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ ए मैटर इज कॉल्ड एटम, परमाणु। खोज डाल्टन ने की थी। फर्स्ट मॉडल, प्रथम परमाणु की संरचना का जो मॉडल दिया था वो दिया था सर जे थॉमसन ने। सर जे थॉमसन ने प्रथम मॉडल दिया था। थॉमसन ने प्रथम मॉडल दिया था, ठीक है। थॉमसन के मॉडल के दो नाम और हैं। एक नाम है पलम पुडिंग मॉडल, फेमस नाम ये है इसका, पलम पुडिंग मॉडल। पलम पुडिंग एक मिठाई का नाम है जो अपने तरबूज, इसे नाम दिया जाता है तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल, ठीक है, तरबूज मॉडल। पलम पुडिंग भी एक मिठाई का नाम है। इसमें दो पार्ट होते हैं मिठाई में, पलम एंड पुडिंग। जैसे अपने तरबूज में दो होता है, एक तो रेड वाला हिस्सा होता है, प्लस में अपने क्या होते हैं, सीड्स होते हैं, है ना, बीज होते हैं। वैसे ही एक मिठाई होती है पलम और पुडिंग। तो जे थॉमसन ने क्या बताया, जैसे पलम के अंदर पुडिंग होती है, जैसे अपने तरबूज में क्या होता है, गिरी होती है और गिरी के अंदर बीज होते हैं, वैसे एक मिठाई है जिसमें पूरे में क्या होती है, पलम होती है और बीच में क्या रहती है, पुडिंग रहती है। बीच में क्या रहती है, पुडिंग रहती है। ये मिठाई का नाम है। तो इसने पलम पुडिंग की तरह बताया कि जैसे पलम पुडिंग है वैसे ही क्या है, परमाणु है। जैसे पलम के अंदर, एक पलम पुडिंग में सारा पलम होता है और कुछ पुडिंग होती है, वैसे इसने क्या बताया, परमाणु संरचना में क्या होता है कि प्रोटॉन पूरे में वितरित रहते हैं, प्रोटॉन पूरे में वितरित रहते हैं और बीच बीच में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसने क्या बोला कि पलम पुडिंग की तरह जैसे पलम में पुडिंग होती है वैसे परमाणु में प्रोटॉन फैला रहता है और उसके बीच बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसे क्या बोला गया, पलम पुडिंग मॉडल बोला गया। हिंदी में इसे तरबूज वाला मॉडल बोलते हैं। तो जे थॉमसन ने दिया। जे थॉमसन के अकॉर्डिंग दो ही प्रकार के पार्टिकल इसमें थे, पलम पुडिंग मॉडल के अनुसार सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सिर्फ दो ही प्रकार के मूलभूत कण परमाणु की संरचना में विद्यमान थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। कि जैसे प्रोटॉन है उसमें पूरा गिरी गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन फैले रहते हैं। ये सबसे पहले जे थॉमसन ने बताया। लेकिन जे थॉमसन ने शुरुआत की किसकी, कि अणु, परमाणु सबसे छोटा नहीं है, परमाणु भी कुछ कणों से मिलकर बना होता है। जे थॉमसन ने पहली बार शुरुआत की कि परमाणु भी कुछ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। इसने सिर्फ दो कणों की बताया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन परमाणु में होते हैं, दोनों बराबर संख्या में होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ओवरऑल परमाणु क्या रहता है, उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए संपूर्ण परमाणु उदासीन होता है। ये पलम पुडिंग मॉडल कहलाया। लेकिन ये मॉडल बहुत जल्दी फेल हो गया, क्योंकि ये तो न तो स्पेक्ट्रम के बारे में बता सका, न मास के बारे में बता सका, न इलेक्ट्रॉन के निकलने के बारे में बता सका, न इलेक्ट्रॉन के जुड़ने के बारे में बता सका। तो ये सारा का सारा
सिस्टम क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, तो डाल्टन के बाद, थॉमसन के बाद दूसरा मॉडल दिया रदरफोर्ड ने। ठीक है, तो याद आपसे पेपर में पूछे परमाणु की खोज किसने की थी, खोज की थी डाल्टन ने। खोज किसने की थी, डाल्टन ने। फर्स्ट मॉडल किसने दिया था, सर जे थॉमसन ने। सेकंड मॉडल किसने दिया था, सेकंड मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। सेकंड मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था, रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसे बोलते हैं रदरफोर्ड का सोने की पट्टी का प्रयोग। रदरफोर्ड का सोने की पट्टी का प्रयोग। ठीक है, गोल्ड रदरफोर्ड ने क्या किया, एक पट्टी ली, बहुत पतली, बहुत पतली सोने की पट्टी, सोना गोल्ड, सोने की पट्टी, गोल्ड फॉइल ली, है ना, या मैं नीचे लिख देता हूँ ना। ठीक है, इसने ली सोने की पट्टी, गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल ली, और इस पे इसने यहां से क्या किया, ये अपना एक सोर्स है, इससे इसने अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल डाले। इसने क्या किया, इस गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल डाले। इसने बहुत पतली सोने की पट्टी ली थी, यहां से अल्फा पार्टिकल डाला है, तो इसने देखा कि मोस्टली कण क्या है, सीधे निकल गए, पार निकल गए। कुछ कण ऐसे थे जो अपने पथ से क्या हो गए, विचलित हो गए, और लगभग 1 लाख में से एक कण ऐसा था जो यहां से टकराकर वापस 180 डिग्री पर रोटेट हो गया। इसने प्रयोग में क्या लिया, सोने की पट्टी ली, कौन से कण डाले, अल्फा कण डाले। अधिकतर कण क्या हो गए, सीधे निकल गए, कुछ कण क्या हो गए, विचलित हो गए, और मोस्ट में से कण क्या हो गए, वापस आ गए। ये इसने एक्सपेरिमेंट निकाला, और इसके आधार पे इसने कुछ कंक्लूजन निकाले, निष्कर्ष निकाले। अब निष्कर्ष निकालने से पहले आपको पता होना चाहिए अल्फा पार्टिकल क्या होता है। अल्फा पार्टिकल होता है, हीलियम ले लिया हमने, हीलियम एटम ले लिया, और उसके 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, He+2। He+2 को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक। हीलियम नाभिक क्यों बोला, क्योंकि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन थे और दोनों इसने हमने निकाल दिए, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों निकाल दिए, तो सिर्फ नाभिक बचा। तो द्विधनावेशित हीलियम नाभिक अल्फा कण को बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है He+2 या 2He4। ये हीलियम होता है, 2He4 हीलियम या अल्फा कण। यदि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दे, He+2 कर दे, है ना, 2, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा अल्फा कण का, अल्फा कण का फॉर्मूला हो जाएगा 2He4 ये +2। ये धनावेशित है, ये समझ में आ गया। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जब इसकी तरफ जा रहा है, तो ये जब वापस रिटर्न निकला, वापस इसके रिपेल हुआ, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो रिपेल होगा। पॉजिटिव आपस में क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं, और पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं। तो अधिकतर सीधे निकल गए। इसका इसने पहला निष्कर्ष क्या निकाला कि ये गोल्ड फॉइल परमाणु से मिलकर बनी है, परमाणुओं से मिलकर बिल्कुल पतली पट्टी ली इसने, बिल्कुल पतली पट्टी जो नंगी आंखों से हम देख भी नहीं सकते थे अपन, नॉर्मल विजिबल भी नहीं थी, है ना। तो इससे क्या निकल, अधिकतर सीधे निकल गए। इसका मतलब क्या है, जैसे एक परमाणुओं की पट्टी ले ली इसने एकदम पतली, कि परमाणु का अधिकतर पार्ट क्या है, अधिकतर हिस्सा क्या है, खोखला है, खोखला है। सीधे निकल गए, इसका मतलब क्या है, परमाणु का अधिकतर हिस्सा क्या है, खोखला है, पार्टिकल आए और सीधे पार, पार्टिकल आए सीधे पार, पार्टिकल आए सीधे पार। कुछ कण विचलित हुए, बहुत कम कण ऐसे वापस गए। इसका मतलब क्या है, यहां पे कोई पॉजिटिव चार्ज होगा,
तभी तो ये पॉजिटिव चार्ज आया, ये पॉजिटिव चार्ज आपस में रिपेल हुआ, और रिपेल हुआ तो ये तो विचलित होकर जो इससे बिल्कुल सीधा टकराए वो वापस आ गया। इसका मतलब परमाणु में धनावेश केंद्र में स्थित होता है। केंद्र में क्या है? धनावेश है, जिसे नाभिक बोलते हैं, नाभिक कहते हैं। तो नाभिक का पहली बार वर्ड किसने लिया? रदरफोर्ड ने लिया। तो आपसे पूछे नाभिक की खोज किसने की? तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। ठीक है, ये इसने बताया कि ये होता है और बार होता है, तो हम इसका एक्सपेरिमेंट बनाते हैं, है ना। इसके कंक्लूजन लिखते हैं। एक्सपेरिमेंट हो गया, इसके कंक्लूजन, रदरफोर्ड के कंक्लूजन क्या है? रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु का अधिकतर भाग खोखला होता है, जिसके मध्य में एक केंद्र होता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? नाभिक बोलते हैं, नाभिक। पहले इसने क्या बताया कि प्रोटॉन सेंटर में होते हैं, जिसे हम नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं, नाभिक या न्यूक्लियस कहते हैं। अधिकतर भाग खोखला होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इसने क्या बोला? नाभिक होता है, उसके चारों ओर वर्ताकार पथ में कौन चक्कर लगाते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तो इसने बोला पहली कि बीच में नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन होता है, और तीसरा इसने बोला नाभिक में प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी रहता है, न्यूट्रॉन भी रहता है, जिसे न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नाभिक को न्यूक्लियस बोलते हैं, और न्यूक्लियस में जो पार्टिकल होते हैं उन्हें न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियन में कौन कौन आएगा अपना? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। नाभिकीय कण कौन कौन है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक में मिलते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। यह किसने बताया? रदरफोर्ड ने। जे थॉमसन ने दो कण बताए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है, प्रोटॉन कैसे रहता है? उसने बोला कि फैला हुआ है, कहीं इलेक्ट्रॉन कहीं प्रोटॉन है। रदरफोर्ड ने थोड़ा और क्लियर किया कि भाई दो नहीं होते, कण होते हैं तीन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन केंद्र में रहते हैं, जिसे हम नाभिक बोलते हैं, कि जिसे हम नाभिक बोलते हैं। ठीक है, नाभिक में कौन होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और इन दोनों कणों को मिलकर क्या बोलते हैं हम? न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, नाभिकीय कण बोलते हैं, नाभिकीय कण बोलते हैं। तो नाभिकीय कण कोई पूछे तो कितने हैं? दो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? चारों ओर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। कहीं भी लगा सकते हैं, इसने अभी वर्ताकार पथ को डिफाइन नहीं किया कि कहाँ लगाएंगे। इसने बोला कि चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, ये इसने कुछ कंक्लूजन दिए रदरफोर्ड ने। इसके अलावा इसने कुछ कंक्लूजन और दिए। इसने क्या बोला कि जो नाभिक का आकार होता है, नाभिक का आकार वो 10 टू पावर -15 मीटर का होता है। नाभिक का आकार या नाभिक का व्यास वो 10 टू पावर -15 मीटर का होता है। और जो परमाणु का आकार है वो 10 की पावर -10 मीटर का होता है। ठीक है,
10 की पावर माइनस 10 किलोमीटर का होता है। नाभिक छोटा है, 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 10 को हम क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। तो जो परमाणु का आकार होता है वो एंगस्ट्रॉम, इसे बोलते हैं एंगस्ट्रॉम। तो परमाणु का आकार 10 की पावर माइनस 10 का मीटर का होता है या 1 मीटर का होता है, या एंगस्ट्रॉम कोटि का होता है। और 10 टू पावर माइनस 15 मीटर को शॉर्ट में मिलते हैं 1 फेम्टोमीटर। ये किस कोटि का होता है, फेम्टो कोटि का ये होता है एंगस्ट्रॉम कोटि का। और इसने बोला किसी भी परमाणु की यदि हमें त्रिज्या निकालनी है तो वो होगी R = R0 a⁻⁴ ये भी रदरफोर्ड ने बताया। ठीक है, किसी परमाणु की यदि हमें त्रिज्या निकालनी है तो वो होती है R0 a⁻⁴ जो आपके रीट में और छोटे एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी ये बता देता हूं। ठीक है, एक क्या है, परमाणु भार, हम बाद में पढ़ेंगे क्या होता है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, ये होता है परमाणु भार, R0 है कांस्टेंट। ठीक है, ये इस किसने बताया, रदरफोर्ड ने बताया कि नाभिक की संरचना ऐसी होती है। ठीक है, तो आप इसमें याद क्या रखना, गोल्ड फॉइल पे एक्सपेरिमेंट किया, कौन से कण डाले, अल्फा कण डाले। अल्फा कण को हिंदी में क्या बोलते हैं, द्विधनावेशित हीलियम नाभिक, जिसका फॉर्मूला क्या होता है He+2 या 2He4+2। ठीक है, नाभिक कण डाले, इसके आधार पर इसने क्या बोला, नाभिक केंद्र में कौन होता है, नाभिक होता है। तो नाभिक की खोज किसने की, अब नाभिक की खोज आ जाए तो किसने की, रदरफोर्ड ने की। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने की। नाभिक में जो कण मिलते हैं वो कौन से होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। तीसरा मॉडल आया बोर्स मॉडल, ये तीसरा मॉडल आया। बोर को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला परमाणु संरचना की। सबसे ज्यादा क्लियर स्ट्रक्चर जो किसी ने दी, क्लासिकल स्ट्रक्चर, 2 टाइप की स्ट्रक्चर होती है परमाणु की, वो किसने दी, बोर ने दी। बोर ने ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया। बोर ने क्या बोला कि ठीक है भाई, रदरफोर्ड ने जो बोला था, नाभिक होता है जिसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, वो भी सही है, इसने यहां तक बता दिया। लेकिन उसने बोला वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन कौन से वर्ताकार पथ में, इसने बोर ने क्या बोला कि जो वर्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं वो वेल डिफाइन होते हैं, अच्छे से परिभाषित होते हैं, हमें पता होता है कि कहां चक्कर लगेंगे। ऐसा नहीं है कि ये या कहीं भी घूम लेगा, ये एक फिक्स पथ में चक्कर लगाते हैं जिसकी जगह फिक्स होती है कि हाँ भाई कौन सी जगह घूमेगा, कौन से पथ में, क्योंकि वर्त तो यह मैं कितने, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, मैं ये भी बना दूंगा, 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 मेरी मर्जी है कौन से पथ में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, यहां घूमेगा या यहां घूमेगा या यहां घूमेगा, मतलब इस पथ में घूमेगा, कौन से पथ में घूमेगा वो तो बताओ। तुमने बोला वर्ताकार, अब मेरे सामने वर्त तो कितने बना दो, अनंत वर्त बना सकता हूं, उस अनंत वर्त में से कौन से वर्त में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ये किसने बताया, बोर ने। कितने भी वर्त हो सकते हैं, वर्ताकार स्ट्रक्चर हो सकती है, उस वर्ताकार स्ट्रक्चर में से कौन से में इलेक्ट्रॉन मिलेगा वो किसने बताया, बोर ने बताया। ठीक है, और बोर ने यह भी बताया कि इलेक्ट्रॉन क्यों घूमता है। तो बोर ने पहला क्या कंक्लूजन बताया कि ठीक अभी तेरा इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन जब रदरफोर्ड से पूछा गया कि घूमता है तो कैसे घूमता है, रदरफोर्ड ये नहीं बताया। रदरफोर्ड बोला भाई घूमता है, मुझे तो इतना पता है, मैंने तो देखा था फिरते, अब क्यों फिर रहा है, किसके पीछे फिर रहा है, मुझे नहीं पता। बोर ने बोला कि फिर ऐसे रहा है कि जब ये घूम रहा है तो एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है, बाहर की तरफ बल लगता है जो इसे सीधा ले जाता है। जैसे अपन भागते हैं ना, बाइक चलाते हैं तो मोड़ आता है तो अपनी बाइक बाहर की तरफ निकलने की कोशिश करती है, मोड़ आती है तो बाइक बाहर की तरफ निकलने की कोशिश, तो जो इलेक्ट्रॉन से घूमेगा तो ये सीधा जाने की कोशिश करेगा, जड़त्व का नियम। तो इस केंद्र को कौन सा बोलते हैं, इस बल को बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। और एक ये इलेक्ट्रॉन है ऋणावेश, ये पॉजिटिव है धनावेश, इनके बीच में क्या लगेगा, आकर्षण, जिसे बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। तो पहले इसने बोला कि इसलिए घूमते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए स्थायी होते हैं कि इनका अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसीलिए उसमें घूमते हैं। उसी पथ में घूमेंगे जहां के लिए बराबर हो, जहां ये बराबर हो, दोनों बल जहां पे बराबर हो जाए वही ये घूमेगा।
ठीक है। तो दोनों बल बराबर हो जाए तो इसके लिए इसने इक्वेशन दी क्या, अपकेंद्रीय बल बराबर हो जाए अभिकेंद्रीय बल के, इसलिए ये वर्ताकार घूमता है, क्योंकि ये अंदर की ओर से लगता है, ये बाहर की ओर से घूमता है, तो टोटल वर्ताकार घूमता है। वर्ताकार क्यों घूमता है, इसलिए ये बताया कि ये दोनों बल बराबर रहते हैं, इसलिए ये वर्ताकार घूमता है। तो अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल होता है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एम वी स्क्वायर अपॉन आर से आर कैंसिल, तो ये आ जाएगा के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर। ठीक है, ये पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको याद नहीं रखनी, कोई नहीं पूछेगा। दूसरा इसने बोला कि किस पथ में घूमेगा, वो उसी पथ में घूमेगा जिसके लिए उसका कोणीय संवेग, ये इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। किस पथ में घूमेगा, उसी पथ में घूमेगा जहां इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग उस h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो, यानी कि h अपॉन 2 पाई हो या 2h अपॉन 2 पाई हो या 3h अपॉन 2 पाई हो या 4h अपॉन 2 पाई हो, इसका पूर्ण गुणज हो। इसका मतलब कोणीय संवेग का फॉर्मूला होता है mvr। m क्या है, मास, m क्या है मास इलेक्ट्रॉन का, v क्या है वेलोसिटी वेग, और r क्या है त्रिज्या, मतलब ये कितनी दूरी है। उसी पथ में घूमेगा जिसके लिए पूर्ण गुणज हो, मतलब n h अपॉन 2 पाई। ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, कोणीय संवेग h अपॉन NH अपॉन 2 पाई हो। ठीक है, ये इसका दूसरा मॉडल था mv स्क्वायर इक्वल टू NH अपॉन 2 पाई हो। तो इसने ये भी बता दिया कि वर्ताकार पथ में क्यों घूमता है, क्योंकि अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय बल बराबर होता है। कौन से वर्ताकार पथ में घूमेगा, जिसके लिए उसका कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज हो। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, कुछ भी हो सकती है ना। कोणीय संवेग 0 तो होगा ही नहीं, कोणीय संवेग 0 होने का मतलब क्या, पार्टिकल रुक गया, और पार्टिकल इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो परमाणु संरचना ही खत्म हो जाएगी, परमाणु संरचना ही खत्म हो जाएगी। तीसरा इसने क्या बताया, वो इसने बताया मॉडर्न थ्योरी से। इसने पहली बार क्वांटम का उपयोग किया और इसने बताया कि जो ये वेल डिफाइंड एनर्जी स्टेट होते हैं, इनके बीच में एक फिक्स एनर्जी गैप होता है ना। फिक्स एनर्जी गैप होता है डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E2 माइनस E1। ये जैसे E1 है और ये E2 है ना, ये E1 है और ये E2 है, तो डेल ई बराबर E2 माइनस E1 होता है, फिक्स एनर्जी गैप होता है। यदि मैं किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दूंगा तो ये इलेक्ट्रॉन पहले कोश से किस में चला जाएगा, दूसरे कोश में चला जाएगा। यदि मैं इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे देता हूं तो ये इलेक्ट्रॉन पहले कोश से दूसरे कोश में चला जाएगा। ठीक है, इसने बोला जो वर्ताकार पथ होते हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोश, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कोश, है ना, ऑर्बिट। तो इससे चला जाएगा और कुछ बाद समय बाद ये वापस अपनी पहले वाली स्थिति में आएगा, तो ये इतनी एनर्जी का एब्जॉर्ब करेगा और इस डेल ई का फॉर्मूला होगा h न्यू, डेल इज इक्वल टू h न्यू, यानी कि न्यू फ्रीक्वेंसी की एनर्जी हम इसे दे दें, न्यू फ्रीक्वेंसी की एनर्जी से हम दे दें, न्यू आवर्ती की ऊर्जा हम इसे दे दें, तो ये एक कोश से दूसरे कोश में चला जाएगा। और कितनी ऊर्जा चाहिए कि जितनी इन दोनों के बीच का ऊर्जा अंतराल है, जितने उन बीच का ऊर्जा अंतराल है। इसका मतलब समझ रहे हो क्या, इसका मतलब ये है कि हमें इतनी एनर्जी एक साथ देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि जैसे इसका ऊर्जा अंतराल 10 किलो जूल का है तो मैं इसे 5 किलो जूल दे दूंगा तो ये कहीं नहीं हिले ही नहीं यहां से। मैं 8 किलो जूल दे दूंगा तो ऐसा नहीं कि यहां से ये यहां पे आके बैठ गया, कुछ नहीं होगा। यदि मैं 10 किलो जूल दूंगा तो ही ये यहां से यहां आएगा। यदि मैं जैसे एक यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे 10 किलो जूल इसका एनर्जी गैप है, तो इससे मैं इतनी एनर्जी दूंगा तो ही ये यहाँ से यहाँ जाएगा। कम दे दो कुछ फर्क नहीं पड़ना। तो इसने बोला कि ये क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड, क्वांटीकृत होते हैं। एनर्जी स्तर क्या होते हैं, क्वांटीकृत होते हैं। इतनी एनर्जी देने पे ये यहाँ से आ जाएगा, फिर ये वापस यहाँ पे वापस आ जाएगा। ये किसने बताया, बोर ने बताया। ठीक है, तो बोर ने क्या बोला
कि इलेक्ट्रॉन नाभिक में होता है, नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, कौन से में लगाते हैं, और इनके बीच का एनर्जी गैप इसने बताया, और इसका नाम इसने दिया कोष। और कोष ये बोला कि कितने भी कोष हो सकते हैं, और इसने कोषों का नाम भी दिया, है ना, इसने कोषों का नाम भी दिया। इसने बोला पहला कोष होता है के कोष, दूसरा एल, तीसरा एम, ऐसे ही जाते जाएंगे एन जे के एल एम एन ओ चलते जाएंगे। के से स्टार्ट होगा, पहले कोष का नाम के, दूसरे का एल, तीसरे का एम, के कोष, एल कोष, एम कोष। यदि कैपिटल के, कैपिटल एल और कैपिटल एम कहीं लिखा आए आपको परमाणु संरचना में, तो के का मतलब क्या है, फर्स्ट कोष, कोष या कक्षा, दोनों एक ही बात है। एल का मतलब दूसरा कोष, एम का मतलब तीसरा कोष, ठीक है, ये इसने बताया। इसके बाद इसने क्या बताया, यहां पर इसने हर कोष की ऊर्जा भी पता की। ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, किसी कोष की ऊर्जा का फॉर्मूला होता है -13.6 इंटू Z² / n²। ऊर्जा Z क्या है, परमाणु क्रमांक, और n क्या है, कोष संख्या। कोष संख्या, कौन से कोष के लिए हमें ऊर्जा निकालनी है, और उसका परमाणु क्या है, परमाणु क्रमांक हम बाद में पढ़ेंगे, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो Z होता है परमाणु क्रमांक, n होता है कोष संख्या। पहली चीज ये याद रखना, बोर मॉडल के लिए एक चीज और बता देता हूं आपको मैं। बोर मॉडल किस पे काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पर। बोर मॉडल हमेशा कहां अप्लाई होता है, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पे अप्लाई होता है। एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पे हमेशा बोर मॉडल लागू होगा। इसने स्टडी किस पे की थी, हाइड्रोजन पे। स्टडी किसने की थी, किस पे की थी इसने, हाइड्रोजन पे। और हाइड्रोजन क्या एक इलेक्ट्रॉन वाला परमाणु है, तो हमेशा ये एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पे स्टडी की थी इसने। तो हाइड्रोजन पे काम करता है, हीलियम पे पास 2 है तो प्लस कर देंगे, लिथियम के पास 3 है तो +2 कर देंगे, इस प्रकार काम करता है सिर्फ और सिर्फ एक परमाणु वाले पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बोर मॉडल कौन सी किस प्रकार के परमाणु पे काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु पे काम करता है, ठीक है। तो ये इसके एनर्जी है। अब जैसे मैं हाइड्रोजन के लिए इसकी एनर्जी निकालूं, हाइड्रोजन के लिए एनर्जी निकालूं, तो हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू कितनी होती है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, 1 होती है, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, -13.6 अपॉन n², यूनिट होती है EV। EV का मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हम फिजिक्स में ऊर्जा में पढ़ना, आप या मैं पढ़ा, कभी यदि मेरा मूड होगा करवाने का तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। तो जब पहले कोष की एनर्जी निकलेगी तो इसे बोलेंगे हम E1। E1 कितना हो जाएगा 1, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E2 कितना हो जाएगा, -13.6 अपॉन 4, 2 की स्क्वायर 4, तो कितना हो जाएगा, E3 कितना हो जाएगा, है ना। E4 कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगा, ठीक है। तो देखना जब n की वैल्यू बढ़ रही है, E1 E2 E3, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है, देखो ये -13.6, ये -3.4, ये -1.4 है, तो ज़्यादा होती जाएगी। तो जैसे जैसे n इंक्रीज होता जाएगा, कोष बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाएगी, ज़्यादा होगी। और जब n क्या कर दूं मैं, इनफाइनाइट कर दूं, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0। ये इनफाइनाइट कर दूंगा तो e की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो एनर्जी का उसने क्या बताया, एनर्जी के रेस्पेक्ट में क्या बताया, 13.6, 3.4, 1.54 की ऊर्जा जैसे जैसे n बढ़ता जा रहा है, यहां -13.6 थी, -3.4 थी, -1.54 थी। जैसे जैसे n की वैल्यू ज्यादा होगी एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। और अधिकतम ऊर्जा कितनी हो जाएगी,
जीरो हो जाएगी। अधिकतम ऊर्जा कितनी हो जाएगी? जीरो। कब? जब n इक्वल टू क्या हो? इनफाइनाइट। और n यदि ज्यादा होगा तो ऊर्जा अंतराल, एनर्जी गैप, ये वाला गैप देख लो, यहां पे कितना है? 10.2। यहां पे कितना है? 1.5, 2.5, 3.5, 1.9। यहां पे और कम हो जाएगा, लगभग 0.6। तो एनर्जी ऊर्जा अंतराल, जैसे जैसे एन की वैल्यू या कोस की वैल्यू बढ़ाते हैं ऊर्जा बढ़ती है, और ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। ऊर्जा आपको पता ही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n² हो जाएगा, है ना। ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। एन बढ़ती है तो ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। ये दोनों लाइन याद रखना। जैसे जैसे कोस बढ़ते हैं, कोस की संख्या बढ़ाते हैं, जैसे जैसे ऊपर कोस में जाते हैं ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा अंतराल क्या होता है? कम होता है। और इनफाइनाइट में ऊर्जा जीरो हो जाती है। 2-3 ऊर्जा मैंने आपको निकालनी सिखा दी, ठीक है। यह है ऊर्जा के बारे में। अब बात करते हैं, और ऊर्जा का रेशियो, अनुपात लेना हो तो अनुपात, थोड़ा सा गणित मैथ साइंस के स्टूडेंट हो तो इतनी गणित समझना चाहिए कि ऊर्जा का अनुपात, जैसे E1 और E2 का अनुपात लेना हो तो क्या हो जाएगा? 1/n1² बट्टा 1/n2²। ये ऊपर चला जाएगा तो E1/E2 क्या हो जाएगा? n2/n1 का स्क्वायर। यही हो जाएगा ना। अब जैसे आपको ऊर्जा अंतराल निकालना है कि E1 वर्सेज E2 क्या होगा अनुपात, तो E1 वर्सेज E2 होगा तो ये क्या हो जाएगा? n2 मतलब 4/1 का स्क्वायर। E1/E2 का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। तो E1 वर्सेज E2 कितना आ जाएगा? सॉरी 4:1, ठीक है, 4:1। E1/E2 का आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। ये है ऊर्जा की बात। अब मैं बात करता हूं त्रिज्या की या आकार की। अब मैं बात करता हूं त्रिज्या की। और ऊर्जा में देखना एक चीज और देखना, जो पहला n = 1 था जिसकी एनर्जी थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये निम्नतम ऊर्जा स्तर है ना, निम्नतम ऊर्जा स्तर है ना। और ये जब n = 2 हो गया, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये कौन सा है? उत्तेजित ऊर्जा स्तर। ये क्या है? निम्नतम ऊर्जा स्तर। ये उत्तेजित, एक्साइट हो रहा है, यहां पे ऊर्जा उत्तेजित हो रही है। और कौन सा उत्तेजित है? प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। n = 2 का मतलब क्या? प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर। ये n = 3 आएगा तो ये क्या है? उत्तेजित ऊर्जा स्तर। ऊर्जा स्तर कौन सा? ये निम्नतम था, ग्राउंड स्टेट था, इसे बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट स्टेट है। ये कौन सा? दूसरा उत्तेजित ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो आपको पूछे ग्राउंड स्टेट का होगा n = 1, प्रथम उत्तेजित ऊर्जा स्तर n = 2। अब मैं बात करता हूं त्रिज्या की। दो ही मॉडल इसमें आपको याद रखने, ऊर्जा और त्रिज्या। त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है? 0.529 × n² Z एम्स्ट्रंग कोटि की होती है त्रिज्या। मैंने बताया था परमाणु के सारांश क्या होता है? एम्स्ट्रंग कोटि का होता है। तो यदि आपको Z की वैल्यू तो 1 होती है हाइड्रोजन के लिए, और N की वैल्यू क्या ले लूं मैं? 1 ले लूं, तो त्रिज्या कितनी आएगी? 0.529 एम्स्ट्रंग। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे n की वैल्यू बढ़ेगी तो साइज बढ़ेगी। देखो त्रिज्या n की वैल्यू बढ़ने पे साइज बढ़ेगी, हमें दिख भी रहा है। जैसे जैसे कोस बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे साइज बढ़ेगी। तो n बढ़ने पे त्रिज्या बढ़ती है, n² होती है ना। तो जैसे ये प्रथम कोस है n = 1 की, n = 2 हो तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 4 × 0.529, है ना। निकाल लेना। 9 × 37 चल पाई 3, 4 दूनी 8, 9 × 10 11 चल पाई 1, 5 × 20 21, 2.1 एम्स्ट्रंग, है ना। और n = 3 हो तो और निकल जाएगा, 9 × 0.529 हो जाएगा। ये त्रिज्या हो जाएगी। और अनुपात पूछे तो रेडियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² हो जाएगा। तो R1/R2 क्या हो जाएगा? n1/n2 का स्क्वायर, n1/n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये है त्रिज्या और बोर मॉडल। थैंक यू।